हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। अगर नाउन आप लोगों को अच्छे से आता है तो प्रोनाउन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम बिल्कुल बेसिक्स देखेंगे प्रोनाउन के, और इस तरीके से समझेंगे कि आपको दूसरी बार कभी बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स के साथ। ये समझने के बाद हम लोग कॉमनली आस्क्ड कंसेप्ट देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं, और बच्चे ये बेसिक्स हमेशा गलत करते हैं। इनको एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहे। और सबसे एंड में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट, ताकि आप लोग जो भी सीखा है उसको अप्लाई कर सको। तो चलते हैं अपन लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन को समझते हैं। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो नाउन या नाउन फ्रेज की जगह आए उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। यूज देखते हैं इसके। प्रोनाउंस आर ऑफन यूज टू रेफर टू अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड एंड हेल्प अस अवॉइड रिपीटेशन। तो प्रोनाउंस जो हैं वो उन नाउन को रेफर करते हैं जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, बता चुके हैं, और इस तरीके से हमें रिपीटिशन अवॉइड करने में मदद करते हैं ताकि हमें नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना पड़े। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। विशाल वेंट टू पुणे एंड विशाल लाइक द सिटी। अब विशाल जो है हमारा नाउन है, विशाल पुणे गया और उसको सिटी पसंद आई। तो यहाँ रीडर और लिसनर को पता है कि किसकी बात चल रही है, विशाल की। तो दो बार विशाल बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे प्रोनाउन के थ्रू लिखेंगे? विशाल वेंट टू पुणे एंड ही लाइक द सिटी। विशाल पुणे गया और उसे सिटी पसंद आई। यहाँ पे जो प्रोनाउन है ही, ये किसको रेफर कर रहा है? ये नाउन विशाल को रेफर कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि प्रोनाउन का रोल है कि नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करना। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस देखते हैं। तो ये एक टेबल है जो स्नैपशॉट दे रही है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस का। इन सभी को हम आगे डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पे आप क्विक रेफरेंस के लिए देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। ये होते हैं आई, मी, यू, वी, अस, ही, हिम, शी, हर, इट, दे और देम। पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं माय, माइन, योर, योर्स, अवर, अवर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर और देयर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं अवर सेल्व्स, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स। इंट्रोगेटिव हु, हुज, विच, वॉट। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज। इनडेफिनिट जिनके पीछे सफिक्स में बड़ी लगे, वन लगे, थिंग लगे, एवरी लगे, या फिर ईच। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं ईच अदर और वन अनदर। और रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, हुम, हुज, विच और दैट। तो हमने सभी टाइप्स के प्रोनाउन देख लिए। अब हम आगे इनको डिटेल में देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला टाइप, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस विच रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग। तो नाम से जैसे अपने को समझ में आ रहा है, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं किसी भी इंसान, जानवर या किसी चीज़ का नाम रिप्लेस करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करे सेंटेंस में तो ये सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव अ स्मॉल बॉक्स। यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। यू हैव सम वाटर। यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। ही हैज़ अ बाइक। ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। वी कैन हैव अ पार्टी। वी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। दे वॉन्टेड टू विजिट। दे क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव।
ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। मी, यू, हिम, हर, अस, यू और देम। एग्जाम्पल समझते हैं। गिव द बैग टू मी। मी क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। आई इन्फॉर्म देम। देम क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। डैन नोज हिम। हिम क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ही लाइक्ड अस। अस क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। वी कॉल्ड यू। यू क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। तो आप दोनों को कॉन्ट्रास्ट करके देख सकते हो कि जब सब्जेक्ट था तो हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किए, और जब ऑब्जेक्टिव केस था तो हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किए। इन दोनों ही केसेस का हम अगर फर्स्ट एग्जांपल देखें तो कभी हम यू नहीं कहेंगे कि मी हैव अ स्मॉल बॉक्स, क्योंकि वो सब्जेक्ट है वहां पे, तो हम कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी यूज नहीं करेंगे वहां पे। उसी प्रकार गिव द बैग टू मी, इस केस में हम कभी ये नहीं बोलेंगे गिव द बैग टू आई, क्योंकि यहां पे ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। तो पॉसेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं ओनरशिप बताता है। अगर आप किसी चीज को ओन करते हो, पोजेस करते हो, उसके मालिक हो, तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं। तो कुछ पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं जिनके बाद नाउन आता है, जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर और अवर। एग्जाम्पल देखते हैं। दैट्स माई कार। तो माई जो था उसके बाद क्या आया? नाउन कार। दिस इज योर सीट। तो पॉसेसिव प्रोनाउन योर और उसके बाद आया नाउन सीट। इट इज हिज डिसीजन। हिज हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन और डिसीजन हो गया नाउन। इट इज देयर बंगलो। देयर हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन और बंगलो हो गया नाउन। द कैट इज प्लेइंग विद इट्स टेल। इट्स हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन और टेल हो गया नाउन। अब इनका मीनिंग भी देख लेते हैं हम। दैट्स माई कार, ये मेरी कार है। दिस इज योर सीट, ये तुम्हारी सीट है। इट इज हिज डिसीजन, ये उसका डिसीजन है। इट इज देयर बंगलो, ये उनका बंगलो है। द कैट इज प्लेइंग विद इट्स टेल, जो बिल्ली है वो अपनी पूंछ के साथ खेल रही है। अब देखते हैं ऐसे पॉसेसिव प्रोनाउन जिनके बाद नाउन नहीं आता है, जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स और अवर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। दैट टिकट इज माइन। द चॉइस इज योर्स। दिस मोबाइल इज हर्स। दिस कार इज अवर्स। द हाउस इज देयर्स। आप देख रहे हो इन सभी के पीछे हमने नाउन यूज नहीं किया है। अब इनका मीनिंग देख लेते हैं। दैट टिकट इज माइन, वो टिकट मेरा है। द चॉइस इज योर्स, पसंद तुम्हारी है। दिस मोबाइल इज हर्स, ये मोबाइल उसका है। हर्स यहाँ पे साफ साफ बता रहा है किसी लड़की की बात हो रही है, उसका पोजेशन है। दिस कार इज अवर्स, ये कार हमारी है। द हाउस इज देयर्स, ये घर उनका है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कब नाउन आएगा और कब नाउन नहीं आएगा इन प्रोनाउन के बाद। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। ये उसी पर्सन या चीज के बारे में बात करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, अवरसेल्व्स, योरसेल्व्स एंड देमसेल्व्स। एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्रीफर टू डू वर्कआउट बाय माई सेल्फ। मैं वर्कआउट खुद से करना प्रेफर करता हूं, है ना। यहाँ पे उसी पर्सन की बात हो रही है, उसी पर्सन को रेफर कर रहे हैं, इसलिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया। शी इज टॉकिंग टू हरसेल्फ, वो खुद से बात कर रही है। इट इज टफ टू पनिश अवरसेल्व्स, खुद को पनिश करना बहुत मुश्किल होता है। द हॉर्स बिट इटसेल्फ व्हेन द इंजेक्शन वॉज एडमिनिस्टर्ड इनटू इट्स बॉडी। घोड़े ने खुद को काट लिया जब उसकी बॉडी में, जब उसके शरीर में इंजेक्शन लगाया गया। दे डू मेजोरिटी ऑफ देयर वर्क बाय देमसेल्व्स, वो अधिकांश काम खुद से करते हैं। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, जो हमारी लैंग्वेज में, हिंदी में हम लोग
काफ़ी यूज़ करते हैं डे टू डे बेसिस पे। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। हु, विच, व्हाट, whom एंड whose, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। हु इज गोइंग टू प्ले द गिटार, कौन गिटार प्ले करने जा रहा है। विथ whom विल यू पेयर फॉर द प्रोजेक्ट, तुम किसके साथ जोड़ी बनाओगे प्रोजेक्ट के लिए। विच पेन इज योर्स, कौन सा पेन तुम्हारा है। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। और हुज मोबाइल इज दिस, ये किसका मोबाइल है। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस पूछने के काम में आते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। फिर नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर अकम्पनीड बाय अ डिमॉन्स्ट्रेशन। ये ऐसे प्रोनाउन है जो आप डिमॉन्स्ट्रेट करके, इशारा करके बताते हो। जैसे दिस, दैट, दीज और दोज। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस, सिंगुलर एंड क्लोज टू द स्पीकर। तो आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस कब यूज करते हो, जब वो सिंगुलर हो और बोलने वाले के काफी करीब हो। जैसे दिस इज माई सैंडविच, तो यहाँ पे एक ही सैंडविच है और वो बोलने वाले के काफी पास है। दैट, सिंगुलर एंड अवे फ्रॉम द स्पीकर। अब सिंगुलर तो ठीक है, बट अगर वो दूर हो स्पीकर से तो आप यूज करते हो दैट। दैट इज अवर सर्स पेन, वो पेन हमारे सर का है। तो यहाँ पे आपको अज्यूम करना है कि दूर एक टेबल पे एक पेन रखा है और एक बंदा दूसरे को बोल रहा है कि वो हमारे सर का पेन है, तो हम बोलेंगे दैट इज अवर सर्स पेन। फिर दीज प्लूरल के केस में यूज होता है, और जो भी चीज अगर स्पीकर के पास हो तब हम ये यूज करते हैं। दीज आर हर कुकीज, कुकीज प्लूरल है और वो उसके पास है स्पीकर के, इसलिए हमने बोला दीज, ये उसकी कुकीज हैं। दोज प्लूरल रहता है और स्पीकर से दूर रहता है, तब हम दोज यूज करते हैं। दोज आर स्ट्रे डॉग्स, वो आवारा कुत्ते हैं। तो मान लो आप खड़े हो और दूर पे खूब सारे आवारा कुत्ते जा रहे हो, तो आप बोलोगे दोज आर स्ट्रे डॉग्स। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिंगुलर के केस में आप दिस और दैट यूज करोगे, और प्लूरल के केस में दीज और दोज। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट अगर पास हो तो दिस और दीज यूज करोगे, और ऑब्जेक्ट अगर दूर हो तो दैट और दोज। नेक्स्ट हम देखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। एन इनडेफिनेट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, ये किसी स्पेसिफिक इंसान, चीज या अमाउंट के बारे में नहीं बताता। अब कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, और कुछ सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। देखते हैं इन्हें हम। somebody, someone, something, nobody, no one, nothing, everybody, everyone, everything, anybody, anyone, anything, each, one, other, another, either, neither और much, ये सब सिंगुलर रहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। Someone has stolen my watch, किसने चुराई वॉच ये हमें नहीं पता है ना, इसलिए हम इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज करते हैं। ईच पर्सन हैज टू प्लांट अ ट्री, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, एनीवन कैन अटेंड द इवेंट, नोबडी इज इररिप्लेसेबल। तो ये सभी इनडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर हमने देख लिए कैसे होते हैं। अब हम देखते हैं प्लूरल वाले। सेवरल, मैनी, अदर्स, फ्यू, फ्यूअर और बोथ, ये सब होते हैं प्लूरल। एग्जांपल्स देखते हैं। सेवरल एम्प्लॉइज हैव लेफ्ट, वर्ब से आप चेक कर सकते हो कि ये प्लूरल है कि नहीं। मैनी ऑफ अस हैव साइंड इट, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर टैलेंटेड, फ्यूअर पीपल आर प्लेइंग टूडे, बोथ ऑफ अस हैव टेकन दिस डिसीजन। तो ये सभी इनडेफिनेट प्रोनाउन प्लूरल की तरह काम करते हैं। अब ऐसे इनडेफिनेट प्रोनाउन देखते हैं जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे ऑल, मोर, मोस्ट, सम एंड नन।
सम ऑफ द वाटर इज गॉन। यहाँ पे वाटर क्योंकि सिंगुलर रहता है इसलिए हमने इज यूज किया है वर्ब, तो यहाँ पे सम सिंगुलर की तरह काम कर रहा है। सम ऑफ द आइटम्स आर मिसिंग, यहाँ पे क्योंकि हमारा नाउन आइटम्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब आर यूज किया है, तो यहाँ पे जो सम है वो प्लूरल की तरह काम कर रहा है। नन ऑफ दिस इज ट्रू, यहाँ पे दिस क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इज आया है। नेक्स्ट एग्जांपल में नन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव अराइव्ड, यहाँ पे क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हैव आया और नन यहाँ पे प्लूरल का काम कर रहा है। ऑल इज वेल, यहाँ पे कलेक्टिवली बात हो रही है इसलिए सिंगुलर वर्ब इज आया। ऑल हैव एग्रीड विद द प्लान, यहाँ पे कई सारे मेंबर्स हैं और उन सभी ने एग्री किया है इसलिए यहाँ पे फिर हमने हैव यूज किया प्लूरल फॉर्म। तो आप देख सकते हो कि नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउन बनते हैं इन केसेस में। तो ये सभी आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आगे चलते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन टू और मोर पीपल और थिंग्स आर डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपीरियंसिंग द सेम कॉन्सिक्वेंसेस। जब दो या उससे अधिक लोग एक जैसा काम करें और एक जैसा रिजल्ट एक्सपीरियंस करें साथ में, उसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे ईच अदर और वन अनदर, ये दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ईच अदर इज यूज्ड व्हेन देयर आर ओनली टू पीपल, जब सिर्फ दो लोग हो तो हम ईच अदर यूज करते हैं। जैसे बोथ ऑफ देम शुक हैंड्स विथ ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, है ना, क्योंकि दो लोग हैं तो हमने यूज किया ईच अदर। यहां पे वन अनदर यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। वन अनदर इज यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन टू पीपल, अगर दो से ज्यादा लोग हैं तो आपको वन अनदर यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन द टीम लॉस्ट द प्लेयर्स स्टार्टेड ब्लेमिंग वन अनदर, जब टीम हारी तो उसमें जो प्लेयर्स थे जो डेफिनेटली दो से ज्यादा हैं उन्होंने एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये रूल ध्यान रखना, बहुत टेस्ट होता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस एक फ्रेज या क्लॉज को दूसरे फ्रेज या क्लॉज से कनेक्ट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं हमें सब्जेक्ट के बारे में। तो देखते हैं क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। हु, whom, whose, whoever, whomever, which और that, ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द पर्सन हु कॉल्ड मी इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी व्यक्ति ने कॉल किया था मुझे, तो एक्शन किसने लिया? उस बंदे ने, है ना। डूअर वो है और मैं रिसीवर हूँ उस एक्शन का, तो मैं हो गया ऑब्जेक्ट। और क्योंकि वो सब्जेक्ट था इसलिए यहाँ पे हम हु यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस के हिसाब से। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। द पर्सन हुम आई कॉल्ड इज माई फ्रेंड, अब इस केस में हुम आया है, हु नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एक्शन किसने लिया था? मैंने लिया था। डूअर मैं हूं, तो सब्जेक्ट मैं था और एक्शन रिसीव किसने किया है? उस पर्सन ने, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसलिए क्योंकि उस पर्सन की बात हो रही है हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, तो हुम आना चाहिए। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द पर्सन हुज कॉल जस्ट केम इज माई फ्रेंड, तो वो बंदा जिसका कॉल अभी आया वो मेरा दोस्त है। तो जब पोजेशन शो करना होता है तो हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं? हुज यूज करते हैं। तो यहाँ पे पोजेशन क्या है? उस बंदे का कॉल, ये उसका पोजेशन है। Whoever wins will reach the finals, जो भी जीतेगा वो फाइनल्स में पहुंचेगा। तो जब भी जो वर्ड आ जाए हिंदी का अपना जो, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा whoever, या फिर आप बोल सकते हो he will reach the finals, है ना। आप कभी ये नहीं बोलोगे him will reach the finals, तो he will reach the finals के केस में he की जगह क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट केस whoever। We will hire whomever you suggest, इस केस में जैसे मान लो मुझे बोला गया ये, तो I suggest him, यही कहूंगा मैं, किसी का नाम लूंगा I suggest X या I suggest him,
तो क्योंकि हिम वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, इसलिए हुमेवर आएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि हुएवर आएगा कि हुमेवर। आपको सिर्फ देखना है कि सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस। द कार दैट आई ड्राइव इज न्यू, द कार विच आई ड्राइव इज न्यू। एग्जाम में ये कंसेप्ट कभी पूछते नहीं है, बट फिर भी आपके समझने के लिए बता देता हूँ। दैट वाले केस में वो इन्फॉर्मेशन बहुत वाइटल है, आप दैट को हटा नहीं सकते। तो मान लो मेरे पास 3 कार हैं और उनमें से जो अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ आजकल वो वाली नहीं है, ठीक है। बट सेकंड केस में क्या है, मेरे पास एक ही कार है और वो नहीं है, तो मैं विच आई ड्राइव लिखूं या नहीं लिखूं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। द कार इज न्यू भी हम बोल सकते हैं, तो विच आई ड्राइव वाली इंफॉर्मेशन हम ओमिट भी कर सकते हैं। तो ये इन दोनों में एक सटल सा डिफरेंस है, बट इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। अब आपके सामने है एक समरी टेबल जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि कैसे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, एडजेक्टिव और प्रोनाउन को यूज करना है। तो यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बात कर रहा है, ठीक है ना। सेकंड पर्सन वो जिससे बात कर रहा है, वो हो जाएगा सेकंड पर्सन। और ये दोनों जिसकी बात कर रहे हैं वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो एक तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल के केस में, सब्जेक्टिव के केसेस में क्या आता है और ऑब्जेक्टिव केसेस में क्या आता है, और जब पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है तो क्या आता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है तो क्या आता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं इनके बाद नाउन आता है, ठीक है, और पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं इनके बाद नाउन कभी नहीं आता। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से हो जाएंगे, माय, योर, हिज, हर और इट्स। और पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएंगे माइन, योर्स, हिज, हर्स, ठीक है, और इस केस में नहीं आता है। सेम टू सेम चीज आप प्लूरल के केस में भी देख सकते हो। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला कॉलम है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन वाला। तो ये टेबल जितने अच्छे से आपको आएगी उतने आपके एरर्स कम होंगे प्रोनाउन के। वैसे तो बहुत ही बेसिक है ये और आप में से मैक्सिमम लोगों को आती होगी, बट फिर भी एक बार रिफ्रेश कर सकते हो अपने आप को इसको देख के, रिवाइज करके। अब हम चलते हैं और एग्जाम में पूछे जाने वाले कॉमन कंसेप्ट्स देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। 1 सेकंड का पॉज लो और आप लोग इसको एक बार ट्राई करो और देखो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, फिर हम लोग इसको साथ में सॉल्व करेंगे। तो ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, वर्ब है हमारा कॉल्ड, राज है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ आना चाहिए था आगे सब्जेक्ट कि मैंने कॉल किया, और सब्जेक्ट के केस में हमें पता है कि मी नहीं आता, आई आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आई कॉल्ड राज, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो सब्जेक्ट के केस में हमने क्या प्रोनाउन यूज किया, आई। पर्सनल प्रोनाउन क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। और राज तो खुद नाउन है तो वहां पे हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या कंसेप्ट सीखा था कि सब्जेक्ट के केस में कौन से पर्सनल प्रोनाउन आते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे। तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट था जिसने कॉल किया था राज को, तो आई आना चाहिए। और ऑब्जेक्ट के केस में मी, यू, हिम, हर, अस, यू और देम आता। तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कैसे आ जाएगा, तो मी कॉल्ड राज तो बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, हर हेल्प्ड ही। अब इसको पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। अब किसी बंदी ने हेल्प करी है किसी बंदे को, ये तो हमें समझ में आ रहा है, बट जो भी यहाँ पे आएगा फर्स्ट पार्ट में वर्ब के पहले जिसने हेल्प करी है वहां तो सब्जेक्ट आना चाहिए था, और सब्जेक्ट के केस में शी आता है, हर नहीं आ सकता, तो ये गलत है। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट के केस में जिस बंदे की हेल्प हुई है, जिसने हेल्प ली है, वहां पे हिम आना चाहिए, वहां ही नहीं आ सकता। तो 2 एरर है इस सेंटेंस में। इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, शी हेल्प्ड हिम। सब्जेक्टिव केस में शी आ गया और ऑब्जेक्टिव केस में हिम आ गया, ये है हमारा करेक्ट वर्जन। तो ये बेसिक्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए ताकि आप एडवांस क्वेश्चंस को कर सको। नेक्स्ट देखते हैं, आई इन्वाइटेड शी। अब मुझे लगता है कि आपको काफी आसानी से इसका आंसर पता चल जाएगा। आई सब्जेक्ट है ना, मैं सब्जेक्ट हूं, मैंने किसी को इनवाइट किया है, जिसको इनवाइट किया है वो क्या है, ऑब्जेक्ट।
और ऑब्जेक्ट के केस में शी आता नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट वर्जन क्या होगा, आई इन्वाइटेड हर। तो इसको अपन चेक कर सकते हैं जो हमने कंसेप्ट सीखा था उससे, कि सब्जेक्ट के केस में आई आना चाहिए, ठीक है ना, मी नहीं आएगा। और ऑब्जेक्ट के केस में शी नहीं आना चाहिए, हर आएगा, क्योंकि कोई लड़की है। अगर लड़का होता तो यहाँ पे क्या आता, आई इन्वाइटेड हिम हो जाता वो। नेक्स्ट देखते हैं, करो आप लोग इसको एक बार ट्राई। देम मेट वी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ध्यान रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब मेट जो वर्ब है उसके पहले हमारा सब्जेक्ट आया है ना, वो मिला है किसी से, तो सब्जेक्टिव केस में देम तो आएगा नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट के केस में आता है। तो हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे यूज करना है, तो ये तो हो जाएगा गलत, देम मेट वी। तो करेक्ट वर्जन क्या होगा, दे मेट अस। सब्जेक्ट के केस में आ गया दे, और ऑब्जेक्ट के केस में आएगा अस आएगा। ऑब्जेक्ट के केस में हम देख सकते हैं वी कभी नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपन आगे। इट इज़ माइन बुक। अब इसको आप लोग देखो कि आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। तो ये सेंटेंस जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे माइन के बाद नाउन आ गया। माइन के बाद कभी नाउन नहीं आता, हमने देखा था थ्योरी में। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा, इट इज माई बुक। माई के बाद नाउन आता है, माई को नाउन फॉलो करता है। माइन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता। ये कॉमनली आज क्वेश्चन एग्जाम्स में, आप कंसेप्ट भी देख सकते हो। माई जो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और उसके बाद नाउन आता है। उसी प्रकार माइन जो होता है पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, और उसके बाद कभी नाउन नहीं आता। तो इस क्वेश्चन में क्या गलती करी थी इन्होंने, इस क्वेश्चन में इन्होंने माइन के बाद नाउन यूज कर लिया था, जो आना नहीं चाहिए। तो करेक्ट वर्जन होगा इट इज माई बुक। सेकेंड क्वेश्चन, ये आप लोग ट्राई करो, देखो कि आप सही आंसर बता पाते हो कि नहीं। अब ये सेंटेंस भी गलत है, क्योंकि हमने देख रखा है कि माय जो होता है उसके बाद तो नाउन आना चाहिए था। अदरवाइज हमें क्या यूज करना है, हमें पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करना है, तो यहाँ पे माइन आना चाहिए था। तो ये रहा हमारा करेक्ट वर्जन, दिस शर्ट इज माइन। अब माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं है। माय अगर आता तो उसके बाद कोई नाउन आना चाहिए था, बट शर्ट हम पहले ही ऑलरेडी कह चुके थे सेंटेंस में, तो उसके बाद कोई नाउन नहीं आता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी सॉ द मशीन एंड लाइक्ड इट्स परफॉर्मेंस। देखो आप लोगों को एरर मिल रहा है क्या, तो पॉज करके एक बार ट्राई करो आप लोग। अब इस क्वेश्चन में एक एरर है, यहाँ पे जो इट्स यूज हुआ है ये गलत है। सही वर्जन क्या आएगा वो देखते हैं अपन। वी सॉ द मशीन एंड लाइक्ड इट्स परफॉर्मेंस। यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन चाहिए हमें, तो इट्स आना चाहिए। मशीन के परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो ये है इसका करेक्ट वर्जन। ऐसा क्यों, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना। जब कॉन्ट्रैक्शन दिखे आपको इट्स वाला, इसका मतलब होता है इट इज, और इट्स का मतलब होता है ओनरशिप। अब हमारे ऊपर वाले सेंटेंस में ओनरशिप की बात हो रही है ना, मशीन के परफॉर्मेंस की बात हो रही है, इसलिए इट्स आना चाहिए विदाउट एपोस्ट्रॉफी। और आप अगर ऐसे भी पढ़ के देखोगे तो आपको ऊपर वाला सेंटेंस गलत लगेगा। कैसे, वी सॉ द मशीन एंड लाइक्ड इट इज परफॉर्मेंस। ये बहुत ही वियर्ड सेंटेंस है। क्यों, सॉ एक वर्ब आ गया, एंड कंजंक्शन के बाद एक और वर्ब आया लाइक्ड, और फिर आप इट के बाद वापस से एक वर्ब यूज कर रहे हो इज। ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम में काफी टेस्ट किया जाता है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इज नॉट माई जॉब, इट्स योर। अब पॉज करके आइडेंटिफाई करो आप पहले इसमें एरर, फिर हम देखते हैं। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। सही वर्जन देखते हैं और क्या एरर है ये भी देखते हैं। दैट इज नॉट माई जॉब, इट्स योर जॉब। एक तो ये करेक्ट वर्जन है। यहाँ पे इट्स का क्या मतलब है, इट इज योर जॉब, है ना। नया सेंटेंस चालू हो रहा है तो नया वर्ब भी चाहिए हमें, तो इट इज आना चाहिए। तो पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं आएगा ITS इट्स वाला। एक तो ये हो गया सही। दूसरा करेक्ट वर्जन, दैट इज नॉट माई जॉब, इट्स योर्स। यहाँ पे आपने पॉजिटिव प्रोनाउन यूज किया और उसके बाद कभी भी नाउन नहीं आता। ऊपर हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया था योर, तो उसके बाद हमने नाउन जॉब यूज किया। बट यहां पर दूसरा एक और करेक्ट वर्जन क्या है जिसमें हम पॉजिटिव प्रोनाउन यूज कर लें, इसमें नाउन नहीं आएगा। तो ये दोनों ही सही वर्जन है। ध्यान रखने वाली चीज क्या है,
इट इज़, कॉन्ट्रैक्शन वाला जो इट्स होता है वो इट इज़ होता है, और वो आएगा इस केस में। और दूसरा कि अगर यूअर यूज़ करोगे आप तो उसके बाद नाउन आना चाहिए था, तो यूअर जॉब आ गया। और अगर आप योर्स यूज़ करते तो उसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, इट्स योर्स। योर्स अपने आप में समझा रहा है कि उसके जॉब की बात हो रही है, पोजेशन है ये, है ना, पोजेसिव प्रोनाउन है। आगे चलते हैं। आई सॉ मी, अब आइडेंटिफाई करो आप लोग इसमें एरर क्या है, पॉज करके। ये सेंटेंस गलत है। मैंने अगर खुद को देखा है तो करेक्ट वर्जन होगा आई सॉ माई सेल्फ, है ना। यही हमने सीखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, कि अगर हम उसी पर्सन या थिंग को रेफर करें तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो आई सॉ क्या आएगा, माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो नेक्स्ट वाला ट्राई करो आप लोग पॉज करके। अब ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। हिमांशु सॉ माई सेल्फ, ये गलत है। हिमांशु ने मुझे देखा, हिमांशु ने खुद को नहीं देखा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ क्यों आएगा, है ना। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो यहाँ आएगा करेक्ट वर्जन, हिमांशु सॉ मी। हिमांशु ने मुझे देखा, उसने खुद को नहीं देखा, तो माई सेल्फ तो आ ही नहीं सकता। यही हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। चलते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। हु हैव यू मेट, आइडेंटिफाई करो आप लोग इसमें एरर क्या है, पॉज करके। तो ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट वर्जन है whom हैव यू मेट। क्यों ऐसा, जब भी आप इस क्वेश्चन को आंसर करो तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे आई हैव मेट हिम, है ना। आप नहीं बोलोगे आई हैव मेट ही। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, और ऑब्जेक्टिव केस में हम whom यूज करते हैं ना कि who। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये तरीका है, ये ट्रिक है, इसको अच्छे से आप समझ लो कि अगर आप क्वेश्चन को आंसर कर पाओ या फिर हु और whom को रिप्लेस कर पाओ ही और शी से, तो सब्जेक्टिव केस आएगा। और अगर आप रिप्लेस कर पाओ हिम या हर से, तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। और क्योंकि हमने हिम यूज किया है तो ऑब्जेक्टिव केस का whom आना चाहिए। इसलिए करेक्ट क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें, whom हैव यू मेट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पॉज करके अब आप लोग ट्राई करो, देखें आप लोग कर पाते हो कि नहीं। अब ये जो है आपके सामने सेंटेंस ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट वर्जन होगा आई हैव अ फ्रेंड हु कैन वर्क। अब इसको कैसे समझना है अपने को, अब आप आई हैव अ फ्रेंड को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, आप फोकस करो हु कैन वर्क पे, है ना। तो यहाँ पे हु की जगह आप क्या लिखोगे, ही कैन वर्क कि हिम कैन वर्क। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका रीस्टेटमेंट क्या आएगा, ही कैन वर्क। क्योंकि ही आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, इसलिए हु आएगा। आप कभी ये नहीं बोलोगे हिम कैन वर्क, है ना, इसलिए हुम नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव केस वाला। यहाँ सब्जेक्टिव केस वाला हु आएगा, क्योंकि हमने उसको काय से रिप्लेस कर पाए, ही से। तो ये ध्यान रखोगे तो हु और हुम में आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होगे, बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम्स में। तो लगभग सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम लोगों ने देख लिए हैं, और मुझे लगता नहीं अब आप लोगों को इस टॉपिक में बेसिक्स में प्रॉब्लम आना चाहिए। तो इसी के साथ टाइम है अब प्रैक्टिस सेट का, जो जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करने का टाइम है। इन क्वेश्चंस को करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके आंसर्स, देखते हैं आपको कितने अच्छे से ग्रास्प हुआ ये टॉपिक। मुझे उम्मीद है इतना करने के बाद आपके एटलीस्ट बेसिक्स तो बहुत सॉलिड हो जाएंगे, और बेसिक्स अच्छे हो गए तो हम एडवांस्ड कंसेप्ट्स को फिर बाद में देख सकते हैं। मैक्सिमम लोग बेसिक्स में ही स्ट्रगल करते हैं, और आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। वैसे अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो सब चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। तो देखते हैं हम आज का हमारा कोट, समटाइम्स अ रे ऑफ होप इज ऑल द सनशाइन यू नीड। कई बार आशा की एक किरण ही आपको जो भी धूप चाहिए उसकी ज़रूरत पूरी कर देती है। तो अगर आपके पास एक भी रीज़न है अपने गोल को अचीव करने का, मेहनत करने का, उसको पाने का, तो आप लोग लगे रहना, गिव अप मत करना। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।